अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और आप में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज जो टॉपिक है वो है टैक्स रिकवरी। तो अनवर काशिफ साहब, आपकी जानिब हम आएंगे और आपसे पूछेंगे कि टैक्स रिकवरी क्या है। टैक्स रिकवरी पे मैं आता हूँ मौजूद। इससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ। आजकल जो इशू चल रहा है वो ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट में तोसी क्यों नहीं की जा रही, और ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बना हुआ था। और उसकी वजह ये थी कि लोग हमेशा ये समझते थे कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी दिसंबर तक, लेकिन इस दफ़ा FBI ने डेट नहीं बढ़ाई, और जो कि मेरे ख्याल में अच्छी नहीं बढ़ाई उन्होंने, इसलिए कि लोगों ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। कानून में एक गुंजाइश है कि जो 30 दिसंबर तक इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करेंगे, 31 दिसंबर तक कंपनीज अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अगर स्पेशल डेट्स हैं तो उस पर स्पेशल टैक्स ईयर्स हैं तो उस पर उनकी भी डेट्स जो हैं सितंबर और दिसंबर अकॉर्डिंगली हैं। तो ये जो सूरत हाल थी, ये इस पे जो था लोग जो हैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, जो ड्यू टैक्स था वो एक चक्कर में नहीं आता था, और इसी तरह मामलात आगे बढ़ते गए और लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो डिलेज थे वो बढ़ते चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा FBI ने ये सही किया कि आपने टैक्स रिटर्न की डेट नहीं बढ़ाई, 15 दिन का लिवरेज दिया उनको, और उसके बाद उनको कहा कि आप डेट अप्लाई करें। लेकिन इसके साथ FBI को ज़रूरत इस बात की है कि उनको अपना सिस्टम जो है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी टैक्स बार की तरफ से कि सिस्टम हैक हो गया, सिस्टम स्लो चल रहा है। तो ये जो तौजीहात हैं ये नहीं होनी चाहिए, और उनके लिए इन्वायरमेंट, उनके लिए सिस्टम वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि टैक्स फाइलर अपना टैक्स रिटर्न आराम से और ईजिली फाइल कर सके। अब हम बात करते हैं जो आज का मौजूद है वो है टैक्स रिकवरी के बारे में हम बात करें। टैक्स रिकवरी जो है एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए है कि किसी भी इंसान पे अगर टैक्स की डिमांड क्रिएट होती है, किसी भी कंपनी पे अगर टैक्स की डिमांड करें तो उसके लिए एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि उसका जो असेसमेंट है या उसका ऑर्डर है उसके साथ उसको रिकवरी की जाती है, उससे डिमांड की जाती है कि आपको एक्स अमाउंट आपको देना है, और वो एक एक्स अमाउंट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ आपका ड्यू है, आपके ये मामलात हैं, आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये आपकी मिस अप्रोप्रिएशन है या आपकी मिस डिस्क्लेरेशन है, तो उसके मुताबिक वो जो है टैक्स रिकवरी होती है। अब जब आप टैक्स डिमांड होगी तो फिर टैक्स रिकवरी होगी। अच्छा, अब लोगों के साथ पाकिस्तान में यूजली जिस तरह का निज़ाम चल रहा है टैक्स का, उसमें ये होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करने के बजाय लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाता है। अब जो टैक्स फाइलर है उसी का टैक्स डिमांड भी क्रिएट होगा, उसी की टैक्स रिकवरी भी होगी। तो अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि कानून ने जो एक पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि किस तरह टैक्स रिकवरी हो, उस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। अच्छा अनवर काशिफ साहब, मैंने ये चीज देखी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि आखिर हम टैक्स क्यों दें, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि क्या हम टैक्स फाइलर हैं, क्या हमें टैक्स फाइलर होना लाजमी है या नहीं है। आज जो हम मौजू रख रहे हैं वो इसी वजह से रख रहे हैं, और प्रोग्राम का मकसद भी हमारा ये है कि लोगों में हम अवेयरनेस दे सकें इस चीज की। तो अगर बात की जाए टैक्स रिकवरी का, तो इस टैक्स रिकवरी का नोटिस कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, ये हम बात करेंगे। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, ये प्रोग्राम हमारा जो है ये इसी के गिर्द घूमता है कि टैक्स फाइलर्स हमारे बढ़े, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़े, और इसी तरह टैक्स निज़ाम बढ़ेगा तो वो जो उसका असल काम है लोगों को वेलफेयर देना वो होगा। लेकिन टैक्स रिकवरी क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है तो हम उसकी तरफ जब हम जाते हैं तो जो भी आदमी इंडिविजुअल है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसका एक असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट के तहत उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और वो डिमांड जो है या तो अपील में अपने जाएगा और फैसला अपने फेवर में लेके आएगा, या फिर वो डिमांड जो है उसको पे करनी पड़ेगी। उस रिकवरी का एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। हम इसको ब्रेक पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह अगर उनके खिलाफ डिमांड क्रिएट होती है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इस टॉपिक पर जो है हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टैक्स और आप। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैक्स और आप, और मेरे साथ मौजूद हैं अनवर काशिफ साहब। अनवर काशिफ साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टैक्स रिकवरी की, और मैंने आपसे एक सवाल किया था कि टैक्स रिकवरी का नोटिस कब और क्यों लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, मैं वही बात हो रही थी, ब्रेक पे हम चले गए। तो बात यह थी कि असेसमेंट जब होता है, कोई आदमी, मैं अगर पूरी साइकिल बताऊं तो कोई आदमी टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स रिटर्न के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उस पर नोटिस इशू करता है। कभी आपका केस सेलेक्ट होता
है ऑडिट के लिए, कभी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसमें आपको नोटिस दिया जाता है, और फिर जो है वो आपका असेसमेंट किया जाता है, और आपका असेसमेंट अमेंडमेंट असेसमेंट होता है, उसको कहते हैं अमेंडमेंट असेसमेंट, और असेसमेंट जो है वो अमेंड करके आपको डिमांड क्रिएट की जाती है। वो डिमांड पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप बताएं कि ये हम आपके खिलाफ ये करने जा रहे हैं, तो ये आप इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो आप दे सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और लोग जो है उसका जवाब देते हैं। अब डिपार्टमेंट उस पर FBI उस पर एग्री करता है, डिसएग्री करता है, वो अपना ऑर्डर पास करते हैं और डिमांड कर देते हैं, उनको डिमांड रेज कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं डिमांड उनके खिलाफ, और वो डिमांड जो है क्रिएट हो जाती है। तो उसके बाद से शुरू होता है टैक्स रिकवरी का प्रोसेस। उसके बाद अगर जब डिमांड, अगर सपोज करें आज के 20 तारीख को डिमांड ऑर्डर आया और आपकी डिमांड क्रिएट हो गई, तो 30 दिन तक आपको ऑटोमेटिक स्टे है। 30 दिन तक डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं करेगा, आपसे ना रिकवरी होगी। अच्छा, मतलब डेडलाइन आप बता रहे कि 30 डेज की हमारे पास डेडलाइन होती है, हमारी एक लिमिट है, उन्होंने दी 30 दिन का टाइम है कि अगर आपके खिलाफ डिमांड क्रिएट हो 30 दिन तक। वो इसलिए है कि आप उसमें अपील फाइल कर सकते हैं, आप उसमें रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, कोई गलती है आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं और डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं या खत्म करवा सकते हैं। तो अपील जब आप फाइल करते हैं तो अपील कमीशन अपील के बाद जाती है वो, और वो जो है वो कमीशन अपील के पास जाती है, और कमीशन अपील पर अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसीडिंग चला के उसका फैसला करता है। लेकिन 30 दिन का आपका टाइम होता है, 30 दिन के बाद आप जो है अगर अपील नहीं फाइल करते तो आपको वो डिमांड पे करनी होती है। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, एक और बड़ी बेहतरीन चीज है कि हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं अपने प्रोग्राम में हमेशा की तरह। तो लाइव कॉल जो है उसका नंबर हमारी जो है टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे स्लाइड में चल रहा होगा, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से जो रिलेटेड है आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी, तो हम दोबारा अपनी बात की जानिब आते हैं कि टैक्स रिकवरी की हम बात कर रहे थे। हाँ, हम वो बात कर रहे थे, और वो मैं वही बता रहा था कि 30 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको अपील के लिए आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास रेक्टिफिकेशन के लिए, और वो आप जो है उसके प्रोसेस में अगर जाते हैं और आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है या खत्म हो जाती है और आप अकॉर्डिंगली उसको देखते हैं। लेकिन जब अपील का प्रोसेस है वो आपको अपील फाइल करने के बाद कमीशन अपील के बाद एक अपना एक सेपरेट प्रोसेस है, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर जैसे आपकी डिमांड रहती है और आपने अपील फाइल नहीं की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर क्या कर सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए उस टैक्स पे अगर कोई टैक्स एक्स्ट्रा कटा हुआ तो नहीं है, उसको एडजस्ट करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि बीइंग अ जुडिशियस ऑफिसर उनको ये है वो उनको एडजस्ट करना चाहिए। और उसके बाद फिर उनको एक नोटिस होता है 138 का, वो उनको देना चाहिए कि जी आपके खिलाफ ये डिमांड जो है आउटस्टैंडिंग है और आप जो है ये डिमांड पे कर दें। अब वो 138 का नोटिस जो है वो जो है प्रोसीडिंग में से आजकल मिस हो गया है। अच्छा। होता ये है कि जो FBI वाले हैं वो डायरेक्टली एक सेक्शन है 140 उस पर जंप करते हैं। उसके वो सेक्शन ये कहता है कि किसी के अगेंस्ट अगर कोई डिमांड है तो उस डिमांड को जो है आप बैंक उसका फ्रीज कर सकते हैं, कहीं उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर सकते हैं और उसको अटैच किया जा सकता है। तो आपको जो प्रोसेस है वो ये है कि 138 में नोटिस दें, उसमें एक रीजनेबल टाइम दें। वो रीजनेबल टाइम 3 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, और उस रीजनेबल टाइम में आप जो है टैक्स पेयर को यह बताएं कि भाई ये डिमांड आपके खिलाफ आउटस्टैंडिंग है, या तो आप पे कर दें या आप जो है अगर अपील फाइल किया तो हमें बता दें, अगर आपके पास जो है कोई और रिस्पॉन्स है तो वो बता दें, और उसके बाद वो रिकवरी के लिए आपके पास 140 का नोटिस देगा, आपके बैंक को अटैच कर देगा, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा, और एंड ऑफ द डे जो है वो आपके अरेस्ट वारंट भी इशू। अच्छा अनवर काशिफ साहब, हमने देखा है कि एक बड़ा बेसिक सवाल है कि टैक्स रिकवरी जो है वो क्या हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर सकते हैं? जी, अब टैक्स रिकवरी को अगर हम देखें तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर आप चाहें कि भाई आपने कहा कि जी मेरी एडमिटेड लायबिलिटी है, व्हेन आई एम सेइंग एडमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब आपने कोई अपील फाइल नहीं करनी, आपने रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल करनी, आपको डिमांड लग रही है कि यार ये डिमांड सही है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज, मैं चैलेंज करने नहीं जा रहा, मैं कहीं कंटेस्ट करने नहीं जा रहा, तो आप जो है उसको कमिश्नर के पास ये एक दरखास्त लेके जा सकते हैं कि जी मेरी 100 रुपए की डिमांड है, मेरे पास वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है और आप इस 100 रुपए की डिमांड को मुझे 10 रुपए पर मंथ की इंस्टॉलमेंट दे दें, या तो वो कमिश्नर के पास पावर है कि वो जो है वो आपको। ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का तरीका क्या होता है? वही जाके फाइल करना होता है हमें? इंस्टॉलमेंट का तरीका ये होता है कि आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, उनको बताया कि जी मुझे इंस्टॉलमेंट दे दें। अब इंस्टॉलमेंट के लिए आपको डेट बतानी पड़ेगी, जी मैं 5 तारीख को, हर 5 तारीख को
अपना अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट का वो पे कर दूंगा। तो आपको चालान खुद निकालना होगा, उसको बैंक में जाके आपको जमा कराना होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस में आपको पहुंचाना होगा। इसलिए कि आपने अगर IRS है तो सिस्टम पे डाल देना होगा। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो आपकी जो कंप्लायंस होती रहेगी। लेकिन जब ये जो चीज इंस्टॉलमेंट में होती है तो इस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है। तो इसलिए कि आप गवर्नमेंट का पैसा जो है डिले पे कर रहे हैं। तो आप जो है जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट का पैसा यूज करेंगे, डिले पेमेंट करेंगे, तो उस पर एक टर्मिनोलॉजी है डिफॉल्ट सरचार्ज की। डिफॉल्ट सरचार्ज जो है उस पर इम्पोज होता है। अच्छा, डिफॉल्ट सरचार्ज उस सूरत में भी इम्पोज होता है जब आपने डिमांड पे नहीं की होती। डिफॉल्ट सरचार्ज उस सूरत में भी पे होता है जब आपने इंस्टॉलमेंट ली होती है। इंस्टॉलमेंट भी अगर कमिश्नर से लेंगे तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज को वेवर नहीं है, क्योंकि आपको 100 रुपए आज पे करने हैं, आप उसको 10 महीने बाद पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट के पैसे को यूज कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू पे डिफॉल्ट सरचार्ज। अच्छा, इसी रिलेटेड के हवाले से मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि लेट पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड अगर हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म की सरफेस लगती है या पेनल्टी? अच्छा, अनवर काशिफ साहब एक कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा नाम नादिया है और मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, मैं बेसिकली नादिया। जी नादिया, बोलिए। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ। मैं सर से बात करना चाहती थी। पहले तो थैंक यू मैम, आपने हमारी कॉल रिसीव कर ली। और उसके बाद ये कि मैम जो है हम जैसे कि मैं टैक्स पेयर पर ईयर करती हूँ, लेकिन जिससे मैं पेयर करवाती हूँ तो वो अपने चार्जेस सालाना बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अगर हम उसे एसेट्स वगैरह दाखिल करवाते हैं तो वो कहते हैं, अच्छा हम उनकी नजर में भी आ जाते हैं कि इनके पास एसेट्स हैं, अब इनके पास जो है अब ये रेट इस साल हमें जैसे 5,000 पे किए, नेक्स्ट टाइम हमें 10,000 देंगे। तो मेरा ये है क्वेश्चन कि अगर ऐसा कोई मतलब बना दें या यूट्यूब पे या कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कि हम खुद अपने टैक्स जो है खुद पे कर सके, वहाँ से लर्न करके या कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग कहाँ पर फंसते हैं जब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है नादिया, इसके सिवा और कोई सवाल? नहीं मैम, चलिए, थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग अस। जी अनवर काशिफ साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में ये कंसर्न ये है कि जो अपना एक प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन जो है शेयर नहीं करना चाहती, पहली बात तो ये। और दूसरे उनको ये है कि किसी देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो तो अपनी फीस लेगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, वो कह रही हैं कि टैक्स मतलब टैक्स कंसल्टेंट हो, वो जो भी हो, वो अपनी फीस में इजाफा होता जा रहा है, वो इसका फीस तो देखें। अब ये तो एक ऐसा है ना कि जो आप किसी से सर्विस लेते हैं तो वो फीस आपको। बात ये है कि अब सूरत इतनी आसान हो गई है, हमारे बहुत सारी चीज जो प्रोग्राम्स भी और हमारे कुछ टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की पूरी हमने वीडियोस बना के यूट्यूब पे है अवेलेबल है। अगर वो देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप IRS सिस्टम पे जाएं, FBI के पोर्टल पे जाएं, बड़ी आसानी से अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर आपका पासवर्ड आज अवेलेबल है तो उस पासवर्ड को डालें, आपका रिटर्न खुल जाएगा। आप रिटर्न में कोई फिगर इंसर्ट करना चाहते हैं आप वो करें, पासवर्ड तो इनको लेकिन ये टेक्निकल नॉलेज है। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फिगर कहाँ पुट इन करनी है, आपने क्या फिगर पुट इन करनी है। तो ये अगर आपके पास सेंस है कि आपको अपने एसेट कैसे डिक्लेयर करने हैं, आपको अपनी आमदनी कैसे डिक्लेयर करनी, तो ये तो बहुत ही आसान आपके लिए है कि आप जाके वेब पोर्टल खोलें अपना और अपने वेब पोर्टल पे अपनी तफसीलात डालें और अपना रिटर्न सबमिट कर दें क्लिक के बटन पे। तो अगर ये है सूरत हाल। लेकिन जहां तक बात है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने की एसेट्स के हवाले से, तो देखें ये तो अब आपकी पर्सनल कॉल है। अब बहुत से लोग बड़े टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनके अपने रिटर्न भी फाइल कराते हैं, वहाँ प्राइवेसी भी रहती है। बहुत से लोग वकीलों के पास जाते हैं, उनसे पर्सनल, तो ये आपकी पर्सनल कॉल है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप चाहती हैं कि आप सस्ते में, और आपके लिए पैसे जो हैं वो बड़े महंगे पड़ रहे हैं हर साल, तो आपको चाहिए कि आप अपना FBI की वेब पोर्टल खोलें, वहां पे अपना एक्सेस, अपना पिन कोड डाल के, पासवर्ड डाल के देखें और आपका रिटर्न है और आपको समझ में आता है और आप समझती हैं कि आप फाइल कर सकती हैं और सही करेक्ट डिस्क्लोजर दे रही हैं, तो आप वो रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं। और आप तो सैलरीड पर्सन के लिए FBI ने ऐप भी बना दी है, जिस ऐप के जरिए आप बहुत ही जल्दी अपना रिटर्न सबमिट कर सकती हैं। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अपना ऐप, FBI की ऐप से जो है अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि नादिया आपको जो है अपने सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। अच्छा, हम दोबारा अपने टॉपिक की जाने बातें हैं अनवर काशिफ साहब। तो हम बात कर रहे थे कि लेट पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड की ना, तो आप क्या समझते हैं कि अगर लेट पेमेंट होती है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है क्या? देखिए, उस पर दोनों चीजें लगती हैं। मैं जैसे भी बात कर रहा था कि लेट पेमेंट एक अलग चीज है, ठीक है,
इवन इंस्टॉलमेंट भी होगी तो आपको जैसे आप गवर्नमेंट penalty एक्सचेकर का लगेगी। पैसा है वो, जी, तो वो पैसा जो है ना, वो एक तो पहली बात तो जहन में लोगों के ये होनी चाहिए कि ये पैसा जो है ये टाइम बार्ड नहीं होता। किसी भी प्रोसीडिंग में किसी जगह भी आपको ये पैसा आपको नहीं देना, अगर आपने नहीं दिया तो आपके लीगल एयर्स देंगे, बिल्कुल। अगर आपके लीगल एयर्स नहीं देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। तो ये अपने जहन में रखें कि गवर्नमेंट के ड्यूज अगर आपने उसके खिलाफ अपील नहीं की हुई, अगर वो डिमांड आपके खिलाफ क्रिएट हुई हुई है तो आपको पैसा अपना देना है। लेकिन आप जितना देर से वो पेमेंट करेंगे उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी है, उस पर पेनल्टी भी है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको लेट पेमेंट की सूरत में करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट कर देंगे तो आपको ना डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा, ना आपको पेनल्टी लगेगी, और आपको जो ड्यू अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल था वो बीच में जरा रह गया था हमारा, दोबारा से हमारी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप भाई आपका नाम? मोहम्मद आसिफ जावेद। जी मोहम्मद, जी क्या सवाल करेंगे आप बताइए। मेरा सवाल नहीं, मेरी एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के आईडी कार्ड है ना जो टैक्स लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि उनके आईडी कार्ड के जरिए से रिकॉर्ड लेके आप टैक्स लें। ठीक है जी, आप टैक्स लें। जबकि आप टैक्स लेंगे तो इधर बहुत करप्शन है। मैं जाती तौर पे ना 1-2 जगह पे गया हूँ, ठीक है, मुझे कुदरती वहाँ पे काम हुआ है, ठीक है जी। तो वो FBR के अंदर इतनी करप्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी, अच्छा, आपका सवाल क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आईडी कार्ड नंबर है ना, जी, उसके साथ है, यानी कि उसके नाम एक गाड़ी है, तो उस यानी कि आईडी कार्ड पे उसकी तनख्वाह से या रकम काट ली जाए, ठीक है जी, टैक्स की, या फिर ऐसा निजाम हो जो जमीन का टैक्स है वो भी उससे निकाल लिया जाए, वरना ये जितने भी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमें साथ साथ जो है वो एडवाइस भी दे रहे थे कि जो है किसी किस्म की कोई मतलब वो आईडी कार्ड के जरिए आपको पता है पूरी इन्फॉर्मेशन निकल आती है, और इसके ऊपर ये एडवाइस तो दे रहे थे, लेकिन शायद FBR से आगे चला गया है। हाँ, और ये जो बात कर रहे थे दूसरी, तो ये तो अभी हमारा मौजूद नहीं है इस पर बात करना। लेकिन बात ये है कि ये अगले साल मेरे ख्याल में 1 साल जो कमिंग है, इसमें अब ये हो जाएगा कि अगर अनवर काशिफ ने अपना वेब पोर्टल खोला तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने ट्रैवलिंग कितनी की है, मुझे ये पता चल जाएगा मैंने गाड़ी कितनी खरीदी है, मुझे ये पता चल जाएगा मेरे बच्चों की एजुकेशन फीस क्या है, मुझे ये पता चल जाएगा मेरी प्रॉपर्टी क्या है। तो इंशाल्लाह ये जो इनको करप्शन का वो है, दर्द है, और इनको ये शिकायत है, तो ये खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जब आपको नजर आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अखराजात क्या हैं, और जब आपके अखराजात नजर आ रहे होंगे तो आपको आमदनी आप छुपाने का आप तस्वर भी नहीं कर सकते। इसलिए कि आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे अखराजात 50,000 के हैं, आमदनी 20,000 रुपए की, मैं क्या करूं, मैं तो लोगों से मांगता गुजार देता हूं। तो आपके अखराजात जब कंप्यूटर पे आ जाएंगे तो ना कोई करप्शन होगा, ना कोई मिस अप्रोप्रिएशन होगी, ना कोई आपके साथ हार्डशिप होगी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार की बात है, FBR उस तरफ चला गया है और ये अब जा रहा है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और यही वे फॉरवर्ड है। आपकी बात सही है। और अब NTN पे अगर आप देखें तो CNIC नंबर आने लगा है, तो वो अब आ जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आप ये फरमा रहे थे कि शनाख्ती कार्ड ले लें, उस पर जो टैक्स कट जाए, तो ये तो हम करके निकल आए यहाँ से। यही सूरत हाल होती रही, यही मामलात होते रहे कि जो टैक्स कर गया उसके बारे में ना पूछो, तो ये ऐसा अब होगा नहीं। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास अगर पैसा आया है तो कहाँ से आया है, आपने चीज खरीदी है तो कहाँ से खरीदी है, तो वो आपको जवाब देना पड़ेगा। और कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो आपको क्लियर बता देगी कि आपके पास ये है, और आप अगर आपका जवाब सही होगा तो डिपार्टमेंट भी उस पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, बिल्कुल, किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमारी जो कॉल है वो ड्रॉप हो चुकी है। जी, तो हम बात कर रहे थे टैक्स रिकवरी के हवाले से। तो टैक्स रिकवरी के बारे में तो आपने बताया कि किस तरह हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या टैक्स रिकवरी के अगेंस्ट स्टे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, बड़ा बेसिक सवाल है और हमें मतलब बताना चाहिए अपने नाम से। बेसिक सवाल तो है, लेकिन मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है, हाँ, थोड़ा टिपिकल है। हाँ, टैक्स रिकवरी के अगेंस्ट स्टे लेना जो है, इट्स नॉट अ
इजी कप ऑफ टी। मतलब ये जो है आपके लिए, आपको कमिश्नर अपील को ये बताना पड़ेगा कि आप जब आपके खिलाफ कोई डिमांड निकली तो मैंने जैसे बताया था कि आप डिमांड के अगेंस्ट कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। कमिश्नर अपील को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या हार्डशिप है या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, ये इरेपरेबल लॉस है आपका, और फिर वो जो है आपको स्टे देंगे और वो 60 दिन से ज्यादा स्टे नहीं दे सकते। अच्छा, उसके बाद अगर वो कमिश्नर अपील इस पे कोई आपको स्टे दे देता है या अगर आपका स्टे रिजेक्ट कर देता है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और स्टे पे अगर कोई ऑर्डर नहीं करता तो आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और हाईकोर्ट आपको स्टे दे देता है टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील। और इसके अलावा कानून में ये गुंजाइश भी है कि अगर आप 10% तक की पेमेंट कर देंगे तो आपको कमिश्नर अपील के ऑर्डर तक आपको स्टे मिल जाएगा। तो ये भी कानून है, और कानून में टैक्स पेयर के लिए एक रिलीफ ये भी है कि अगर आपके डिमांड जो है, बाज़ वक्त ये होता है कि बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड होती है, लोग कहते हैं कि तो हमारा बिल्कुल हम इसको पे ही नहीं कर सकते और हमारे लिए तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं कि जी मैं 10% भी नहीं पे कर सकता और मेरा ये हार्डशिप है, मेरे ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरा ये केस में है। क्या सामने आता है कि वो लोग जो है वो रीजन कमिश्नर को पेश करते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे? वो यही वजह है, मैंने कहा हार्डशिप है ना, उनको ये कह रहे हैं कि आप डिमांड जो है हमारी एक्चुअल हमारी इनकम से बहुत ज्यादा कर दिया और इतनी डिमांड है कि मेरे पास वो लिक्विडिटी नहीं, तो आप मुझे स्टे दें। मेरा केस जो है उसमें ये चीजें मैंने जो बताई कि आपका जो है कि एक तो हार्डशिप है, एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आप स्टैब्लिश करते हैं, और आपका जो है इरेपरेबल लॉस है कि भाई अगर ये डिमांड पे कर दी तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, और वो आप जब कमिश्नर को बताते हैं और आप उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो फिर कमिश्नर को अगर समझ आए तो वो आपको स्टे दे देता है। पहले 15 दिन का देता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करता है, और उनके बाद 60 दिन के 60 दिन देने की। उसके अगर वो ऑर्डर आपके नहीं देंगे स्टे तो आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। एक फोरम है कमिश्नर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, वहां पे आप स्टे की एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद अगर कमिश्नर फिर कोई इस पर डिसीजन नहीं देता देन आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट आपको उस पर स्टे देता है। और चौथी चीज ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे यहीं से, तो नाज़रीन इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टैक्स और आप। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज का जो हमारा अहम टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टैक्स रिकवरी। अनवर काशिफ साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अब से कुछ ही जो है हाल पहले एफबीआर ने जो है वो साबका जो एफबीआर के रिकवरी डायरेक्टिव को विड्रॉ किया था, तो आप इस चीज को किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ये एफबीआर के साबका चेयरमैन ने एक डायरेक्टिव दिया था कि अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज होगा तो उस बैंक अकाउंट के फ्रीज होने से पहले चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस दिया जाएगा। बिल्कुल। अब अगर हम ये देखते हैं इसको कि इस तरह के अगर ये जो डायरेक्टिव था वो एफबीआर ने विड्रॉ किया है, तो एट द सेम टाइम एफबीआर ने एक नोटिस भी इशू किया है कि हम आपको 130 का, मतलब उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया 130 का नोटिस देंगे। तो मेरे ख्याल में ये पावर जो है कमिश्नर के पास है टू रिकवर द डिमांड। इसे चेयरमैन हैज नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन अगर चेयरमैन को कोई शिकायत आ रही थी उस वक्त या आ रही है, तो उनको चाहिए कि वो कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लें, चीफ कमिश्नर्स को ऑन बोर्ड लें और उनको बताएं कि 138 के नोटिस में वो एक रीजनेबल टाइम दें ताकि लोग अपना, अगर उन्होंने अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल करें, उनको रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है तो रेक्टिफिकेशन फाइल करें, जो भी उनको अपना रिकोर्स लेना है वो रिकोर्स लें, ताकि उनको ये जहन में ना हो कि यार हम अनहर्ट चले गए या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये जो 138 का नोटिस है ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है, लोगों को वो बताया जाता है, उनको बजर है कि जी आपकी डिमांड थी, अब आप डिमांड अगर आपने पे करनी है, आपने पे कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पे की तो पे कर दें, आपने अपील फाइल की हो तो आप अपील की इंटीमेशन उनको दे दें, और अपील में स्टे होना जरूरी है, अपील फाइल करना नहीं। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अगर आपने 10% ऑफ द डिमांड पे कर दी है तो उस पर भी वो आपकी रिकवरी रुक जाएगी, और 90% ऑफ द डिमांड जो है वो फर्स्ट अपील के ऑर्डर तक रुकी रहेगी। तो जहां तक ये बात है जो एफबीआर ने डायरेक्टिव विड्रॉ किया, मेरे ख्याल में उन्होंने गुड फेथ में चेयरमैन साहब ने, जो साहब का चेयरमैन थे, उन्होंने जो है ये डायरेक्टिव दिए थे। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें तो कमिश्नर के पास ये फैसिलिटेशन की पावर होनी चाहिए और कमिश्नर को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसलिए डिमांड जो खड़ी होती है वो टैक्स फाइलर के खिलाफ खड़ी होती है, डिमांड जो खड़ी होती है वो उस आदमी के खिलाफ होती है जिसका असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही होती है, जिसने रिटर्न फाइल किया होता है। अगर वो डिमांड है तो उसको यह जो कानून में गुंजाइश है 30 दिन का टाइम उसको मिलता है कि 30 दिन तक वो अपील फाइल कर ले और 30 दिन तक अपने
अगर नहीं अपील फाइल करनी तो पैसे या फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर ले और उसके बाद वो अपनी डिमांड पे करे। और 130 उसके बाद 138 का नोटिस है और उसके बाद अब 140 पे जाएंगे जहां कोर्सिव मेजर्स आप लेते हैं, जहां बैंक अकाउंट अटैच करते हैं, प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में ये विड्रॉ करना है एफबीआर का, ये अच्छा अमल तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे लोगों को डर भी है, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि ये पावर मिस यूज ना हो जाए। तो अगर एफबीआर ने विड्रॉ किया तो एफबीआर इसको फिर मॉनिटर भी करे कि कहीं पावर जो है मिस यूज ना हो। और 138 का नोटिस, जबकि जिसमें 7 दिन का टाइम देना चाहिए और उस 7 दिन के टाइम में अगर आप पेमेंट नहीं हुई है और अगर वो जो है डिमांड पे नहीं हुई तो फिर आप 140 में जो भी कोर्सिव मेजर हैं आप उस कोर्सिव मेजर को आप अडॉप्ट करें अगर वहां फीड में कोई स्टे या पेमेंट नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत वाजे वो है कि जो पावर्स हैं ये कमिश्नर्स के पास हैं ऑर्डिनेंस में, और कमिश्नर को ही डायरेक्टिव देना चाहिए। देखें बात यह है कि मैं अगर इसको पुल बैक कर लूंगा तो नीचे जो है वो बिगाड़ अपनी जगह रहेगा। उस बिगाड़ को सही होना है, उसको आपको उनको बताना होगा कि आपने ये चीज जो है इस तरह करनी है। आपने टैक्स पेयर को ठीक है डिमांड खड़ी कर दी, उसने टैक्स गलत फाइल किया था, लेकिन वो टैक्स फाइल किया था, आपने उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री किया है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, कानून ने दी हुई है उसको कि वो अपील फाइल करे। तो वो अपील फाइल की अगर उसने तो अपील का स्टे उसके पास है। अगर उसने अपील फाइल नहीं की और उसने आपको, तो आप उसको एक 7 दिन का टाइम देंगे, भाई आप पैसे फिर अरेंज कर लें और आप जो है टैक्स डिमांड। इसमें लोगों को ये डर होता है कि लोग पैसे बैंक से निकाल लेते हैं, लोग जो है छुप जाते हैं, लोग अपने एसेट्स को कर लेते हैं। तो देखें ये तो हमेशा रहेगा, ये मसले का हल भी नहीं है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट को इस तरह नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरह देखना चाहिए कि आप लोगों को फैसिलिटी, कोई आदमी कहीं भी छुपना चाहेगा, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चोरी की है तो आप कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ जाते हैं और वो टाइम लगता है उसमें, लेकिन ये तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, और ये भी अपनी जगह बात है, एक्सचेकर का पैसा आप लेके नहीं जा सकते हैं। मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि आपने वो पैसा जो है वो आपने पे करना है, आपके लीगल एज ने पे करना है। अगर वो डिमांड आपका, अगर खुदा न खास्ता आपका, अगर आप नहीं है तो आपके असर से रिकवर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी अनवर काशिफ साहब कि टैक्स डिमांड रिकवरी की कोई टाइम लिमिटेशन है? जी नहीं, देखिए पैसा गवर्नमेंट का कभी टाइम बार्ड नहीं होता। ठीक है। वैसे इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग अगर आप देखें तो वहाँ प्रोसीडिंग जो है वो 6 साल का उसमें टाइम है। क्या आप 6 साल के अंदर नोटिस दें, 6 साल के अंदर उनको जो है आप उनकी प्रोसीडिंग चलाएं। लेकिन अगर डिमांड क्रिएट हो गई है, ऑर्डर अगर पास हो गया है और आपकी डिमांड, अगर आपके अगेंस्ट एक डिमांड है तो वो कभी भी टाइम बार्ड नहीं होगी। ये इसलिए हुकूमत वक्त का पैसा है, कौमी खजाने का पैसा है, तो किसी तरह भी आप जो है टाइम बार्ड नहीं होता अनटिल अनलेस आपने कोई अपील फाइल की हो और अपील के फैसला आपका अदरवाइज आ जाता है और आपके फेवर में आता है और आपने उसको जो है उस डिमांड को आपने जीरो करवा लिया तो फिर आपके पास, आपके ऊपर डिपार्टमेंट आपसे पूछ नहीं सकता। लेकिन जो है अगर आपने वो नहीं कराया तो आपको पे करना है। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि ये लोग जो है ना इन चीजों को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो और कि ये कोई मसला नहीं, हम पे कर देंगे बाद में। देखें बात यह है कि ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है ना। अब आपको समझने की बात है कि आज हमारे यहाँ इशू ये हो गया है कि टैक्स पेमेंट जो है ना वो एक तरह की गवर्नमेंट और एक आम आदमी या टैक्स फाइलर के अंदर एक जंग सी चल रही है, ठीक है ना। अब दुनिया भर में निजाम इतना आगे चला गया है कि वहाँ लोगों के इंटरवेंशंस है ही नहीं। अब वहाँ पे जो लोग, अगर आप यूरोप के डेवलप कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे लोगों का इंटरवेंशन है ही नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने के भाई स्क्रीन पे नजर आता है, वहाँ क्लिक करते हैं और वो जमा हो जाता है। तो और इसी तरह गवर्नमेंट के पास भी इतना रूम नहीं होता कि वो कोई इस तरह का हार्डशिप क्रिएट करे। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जब भी टैक्स निजाम आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में टैक्स नाम आगे बढ़ेगा और इसी तरह सूरत हाल आगे बढ़ सकती है। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रोग्राम टैक्स और आप।